गुड इवनिंग एवरीवन। डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पढ़ने जा रहे हैं। एफटीएससी के लिए उन पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए यह अधिनियम 1989 में बनाया गया था। देखो, पुराने जमाने में आपने देखा होगा ठाकुर का कुएं से पानी नहीं भरने देना दलितों को, तो वही चीजों से प्रभावित भारत था और अभी भी ये चीजें कई जगह चल रही थी। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार ना हो, उन अत्याचारों का निवारण करने के लिए, उनको रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया 1989 में। 1989 का अधिनियम संख्यांक 33 था। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है यहां से कि 1989 का अधिनियम संख्यांक कौन सा था? 33 था। और 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर सहमति दी। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि यह अधिनियम पर मैं साइन कर रहा हूं। इससे पहले यह विधेयक था, जैसे उन्होंने साइन किया वो अधिनियम में बदल गया। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन से पहले विधेयक रहता है जो दोनों सदनों से पास होता है, जिसको इंग्लिश में बिल बोलते हैं। और उस बिल पर जैसे ही राष्ट्रपति महोदय साइन कर देते हैं वो अधिनियम में बदल जाता है। तो 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन किए, तो राष्ट्रपति महोदय की अनुमति मिल गई। इसकी प्रस्तावना, इसके उद्देश्य को यह दर्शाता हुआ एक पेरा है कि यह क्यों बनाया गया था, क्या उद्देश्य थे इसके। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर एफटीएससी के जो भी मेंबर्स हैं उन पर अत्याचार का निवारण करने के लिए, अत्याचार का अपराध का निवारण करने के लिए, जो भी उन पर अत्याचार होते हैं उस अफेंस को प्रिवेंट करने के लिए और ऐसे अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय या दो न्यायालय बताएगा स्पेशल कोर्ट, उसके बाद एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात करेगा। तो ऐसे अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय का, और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए क्या क्या काम करना है? पहले अत्याचार का निवारण करना है। दूसरा काम है आपका अत्याचारों के निवारण के लिए स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा है। और तीसरा, जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है, विक्टिम है, विक्टिम को रिलीफ देने की बात कर रहा है कि विक्टिम को रिलीफ प्रदान किया जाएगा अब ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का। ठीक है, उनको वापस से मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, समाज के बीच में कैसे लाया जाए, पुनर्वास के लिए क्या क्या सुख सुविधाओं की जरूरत है, वो सब जैसा आप जे एक्ट में पढ़ते हो वैसा के वैसा ही पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और पुनर्वास से और उससे संबंधित कोई भी सब्जेक्ट है, उससे एंसिलरी जो भी सब्जेक्ट है उनके लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। तो एफटीएससी के सदस्यों पर अत्याचार के अपराध का निवारण करने के लिए विशेष न्यायालय, अनन्य न्यायालय की स्थापना के लिए और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए, उनका पुनर्वास करने के लिए और उससे संबंधित, उससे आनुषंगिक सभी विषयों के उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम की प्रस्तावना है, यह अधिनियम का उद्देश्य है। भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है कि हम 1950 में, हमारा 1950 का जो 26 जनवरी होती है उसको पहला गणराज्य दिवस माना जाता है। तो 50 को आप पहला गिनोगे और 1989 तक आओगे तो आपका 40वां गणराज्य वर्ष होगा। तो भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में, क्योंकि भारत गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, तो उसको पहला वर्ष मानते हैं 1950 को। तो 1989 आपका 40वां वर्ष हो गया। 40वें वर्ष में संसद के द्वारा यह अधिनियमित किया गया। धारा 1 और 2 एक साथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश टर्म्स देखेंगे इनकी। अध्याय 1 प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक में धारा 1 और धारा 2 धाराएं हैं अध्याय 1 के प्रारंभिक के अंदर। धारा 1 प्रारंभिक की बात करेगी, धारा 2 डेफिनेशन क्लोज की बात करेगी। संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार जैसा सब में कॉमन होता है, इसका नाम होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, जैसा सब में चलता है वैसा ही है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में
फिर ये 2 क्या हटा दिया था, 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर को पर सभी अधिनियम लागू किए गए, संविधान के 370 में जो परिवर्तन किया गया, संविधान में आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, उसमें परिवर्तन किया गया कि अब पूरा संविधान वहां पर लागू होगा। और बाकी उस अधिनियम का जो प्रभाव था, जो जम्मू कश्मीर का विभाजन किया 370, वो डेट 31 अक्टूबर 2019 थी। तो 31 अक्टूबर 2019 से यहाँ एक शब्द हुआ करा था, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर प्रभावित होगा। तो ये इस शब्द को हटा दिया गया 31 अक्टूबर 2019 से। ये डेफ लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पे है। अब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर इस चीज को कर दिया है रिपील या निरसित कर दिया है। अब पूरे भारत पर एफटीएससी एक्ट लागू होता है, पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं होता था 31 अक्टूबर 2019 से पहले। तो संपूर्ण भारत पर इस अधिनियम का विस्तार है। यह उस तारीख से प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो डेट फाइनल कर देगी, उस डेट को यह प्रवर्त हो जाएगा। तो ऐसी कोई डेट थी क्या जिस दिन यह अधिनियम प्रवर्त किया? नोटिफिकेशन तो निकाला था 29 जनवरी 1990 को, पर एनफोर्समेंट आप देखो, डेट देखोगे तो अगले दिन से एनफोर्स किया था, इसको प्रवर्त किया था 30 जनवरी 1990 को यह अधिनियम प्रवर्त हुआ था। ठीक है, ये डेट लिख लेना। उस तारीख से प्रवर्त हुआ जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 30 जनवरी 1990 से यह अधिनियम प्रवर्त हुआ। 29 जनवरी को इसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकाला था कि 30 जनवरी 1990 से यह अधिनियम प्रभावी हो जाएगा, पूरे भारत में लागू हो जाएगा, प्रवर्त हो जाएगा। कमेंसमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट या प्रवर्त दिनांक 30 जनवरी 1990 अच्छी तरह से याद कर लेना। परिभाषा, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो अत्याचार, एट्रोसिटी का मतलब होगा कि धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध। धारा 3 के अंदर लगभग मेरे हिसाब से 29 या 30 एंट्री होनी चाहिए। 29 और 30 एंट्री है, इतने अपराध बता रखे हैं धारा 3 के अंदर। इस अधिनियम में जो कुछ है वो धारा 3 ही है। तो धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध को अत्याचार माना गया कि एफटीएससी के लिए अत्याचार क्या होगा, जो धारा 3 में बता रखा है वो सब कुछ अत्याचार है। तो धारा 3 के अंदर ही सभी ऑफेंस आएंगे। इस अधिनियम में सारे अपराध धारा 3 में ही आएंगे। संहिता, जहां जहां शब्द आएगा अधिनियम में, ये मानना है कि सीआरपीसी के लिए वो बात कर रहा है, सीआरपीसी को रेफर कर रहा है। तो संहिता शब्द का अर्थ तो सीआरपीसी से लेना है। बीबी आश्रित, इसमें 2016 में मेजर अमेंडमेंट हुए थे। मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, दिखाने जाना है थोड़ा सा, तो मैंने अमेंडमेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए। 2016 के मेजर अमेंडमेंट है, मैं कल की क्लास में पहले उन्हीं पे चर्चा करूंगा। आश्रित शब्द से क्या अर्थ होगा? तो जिस व्यक्ति पर आप आश्रित हो, जिस व्यक्ति पे आप डिपेंड हो, तो मेरे ऊपर जैसे आप क्लास के लिए डिपेंड हो कि यह आदमी जब भी लेगा 4 बजे ले, 5 बजे ले, 6 बजे ले, रात को 2 बजे ले, हमें इससे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी होगी। आपने मेरे पे विश्वास करके मेरे साथ जुड़ गए हो और कोई क्लास नहीं ली, किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, तो एक आप क्या हो गए, मेरे पे आश्रित हो गए। तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है इस अधिनियम के अधीन, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, विक्टिम है, उसका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, उसका बालक, बालक का मतलब बच्चे, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, सब पीड़ित के आश्रित माने जाएंगे, जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है। तो डिपेंड कौन होगा किस पर, कि पीड़ित व्यक्ति पे जो जो व्यक्ति डिपेंड है उन सबको आश्रित माना जाएगा। जैसे मेरे ऊपर आप सभी डिपेंड है, तो आप सब आश्रित हो मेरे ऊपर, तो आप सब आश्रित की कैटेगरी में आएंगे कि आप सब बच्चे, आप सब अभ्यर्थी मेरे पे आश्रित हो। तो पीड़ित व्यक्ति के पति पत्नी इसमें आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, माता पिता, भाई बहन आ सकते हैं, जो पीड़ित से अपनी सहायता और भरण पोषण प्राप्त करते हैं, कि पीड़ित उनको हेल्प करता है, उनको मेंटेनेंस देता है और जीवन यापन के लिए वो पीड़ित पर ही निर्भर है। क्योंकि आगे ये पुनर्वास की बात करेगा, समाज में रिस्टेब्लिश की बात करेगा, तो वहां आश्रितों को भी रिलीफ देने की बात करेगा, इसलिए आश्रित शब्द को यहां डिफाइन करके आया। आर्थिक बहिष्कार से क्या अभिप्रेत है?
पढ़ते हैं आर्थिक बहिष्कार से क्या अभिप्रेत है। आर्थिक, इकोनॉमिकल, आपने किसी का बहिष्कार कर दिया। इंग्लिश में देख लेते हैं पहले कि आर्थिक बहिष्कार होता क्या है। इकोनॉमी बॉयकॉट, कि आपने इकोनॉमिकल किसी को बॉयकॉट कर दिया। कैसे कर सकते हैं, 4 तरीके बता रहा है कि अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित व्यवहार और कारोबार करने से इनकार करना। एक जैसे मजदूर प्रथा वाला काम होता है कि रोजाना किसी को हम रेंट पर बुलाते हैं, किराए पर बुलाते हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम कोई मजदूर को बुलाते हैं और मजदूर को भाड़े पर, एक दिन के भाड़े के लिए उसका 400, 500, 600 जो भी आपके यहाँ अलग अलग रेट होती है, वहां पर कार्य देते हैं और उसको उससे काम करवाते हैं। तो आपने कोई अन्य व्यक्ति को रेंट पर कार्य करवाने से, उसको जो पैसा देते हैं उस पर हम रेंट पर वर्क करवाते हैं, ये मजदूर पे ही नहीं लागू होगा, अन्य कहीं भी लागू होगा। तो अन्य व्यक्ति को जो भाड़े से संबंधित व्यवहार करते हो, उसके साथ कारोबार करते हो, उस चीज से इनकार कर देना। आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तेरे को तो हम दलित है नहीं बुलाएंगे, एसटी है नहीं बुलाएंगे, एससी है नहीं बुलाएंगे, तो ये माना जाएगा कि आपने उसका आर्थिक बहिष्कार किया है। किया जाता है कई जगह पे, होता है कि पूरे गांव में, क्योंकि पूरे गांव में अगर एसटी एससी वाले ही काम कर रहे, मजदूर वर्ग है, तो गांव वाले एकदम तय कर लेते हैं कि 4 दिन हम इनसे कोई काम नहीं कराएंगे ताकि ये लोग अपनी रेट कम कर दे और कम रेट में हम इनको काम पे बुला ले। ऐसा कहीं जगह चल रहा है और आज भी प्रचलन में है। दूसरा, अवसरों का प्रत्याख्यान करना, कहीं भी अकेजन व डिनाइड करना जिससे सेवा तक उनकी पहुंच ना हो सके या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु सुविधाजनक अवसर सम्मिलित है। अवसरों का प्रत्याख्यान करना मतलब आपको कोई अकेजन मिल रहा, वहां अकेजन में उनको मना कर देना, डिनाई कर देना, रिजेक्ट कर देना, या सर्विस तक उनकी पहुंच नहीं हो सके, उनको किसी प्रकार का प्रतिफल के बदले में सेवा नहीं मिल सके, ऐसे प्रत्येक अवसर के लिए मना कर देना। जैसे कहीं भी संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे बात आती है तो आप जनरल वालों को लगा लेते हो, एसटी एससी को नहीं लगाते हो। वहां उनके अवसर थे, आपने उनके अवसर को डिनाई कर दिया। तो जहां जहां अकेजन बनते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में जाने के, उनको कोई काम करने के, या उनको प्रतिफल के बदले सेवा प्रदान करने के, जहां जहां उनके अवसर बनते हैं, उन अवसरों को आप डिनाई कर देते हो, प्रत्याख्यान कर देते हो, मना कर देते हो। प्रत्याख्यान का मतलब होता है मना करना। ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इंकार करना, ऐसी कोई कंडीशंस हैं या ऐसे कोई प्रोविजन है जिन पर आप कोई बात करने से इंकार करते हो, जिन पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतः की जाएगी, कि आप वही काम पूरी दुनिया के साथ उसी रेट पर, उन्हीं शर्तों पर करने के लिए तैयार हो, पर आप किसी एसटी और एससी वाले को उन्हीं निबंधनों पर वो बात करने से इंकार कर देते हो। जैसे मैंने एक दुकान खोली है, या मैं अभी जैसे मान लो कि कोचिंग है और कोचिंग में मैं कोर्स बेच रहा होता, कि मैं कोर्स रखता, 10,000 रुपए मैंने फीस कर दी, मैं 10,000 रुपए में जो जो बच्चा आ रहा है एडमिशन दे रहा हूं, पर जैसे मेरी नॉलेज में आता है कि एसटी का, एससी का है, मैं उसको मना कर देता हूं कि नहीं नहीं, मैं आपको ये सेवा नहीं दे सकता। जबकि कारोबार के सामान्य अनुक्रम में हर किसी को मैं 10,000 में कोर्स बेच रहा हूं, पर एसटी एससी को उन्हीं निबंधनों पर जिस पर और बच्चे पढ़ रहे हैं, कि उन पे कोई प्रोविजन डाल रखे हैं कि तुम मेरे से क्वेश्चन नहीं करोगे, क्रॉस ज्यादा मुझे परेशान नहीं करोगे, वही शर्तें एसटी एससी पर भी लागू, एसटी एससी वाला भी मानने को तैयार है, फिर भी आप उसको वो बात करने से, जिन निबंधन पर अन्य व्यक्तियों को तो आपने कारोबार में वो बात कर दी, पर एक व्यक्ति के साथ इंकार कर देना। सीधा उदाहरण आप इसका उठा सकते हो सोप पे। सोप पे कोई भी चीज हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं कि ये भाई 15 रुपए का साबुन है, और 15 रुपए का साबुन सारी दुनिया को बेच रहे हैं। जैसे एफटी वाला आता है, वो कहता है लो सर मुझे भी दे दो, नहीं, मना कर देते हैं कि नहीं, हम तुम्हें नहीं दे सकते। वो कहेंगे कि सर आप सारी दुनिया को दे रहे हैं, जिन कंडीशन पे देना चाह रहे हैं उन्हीं कंडीशन पे मैं ले रहा हूं। आप 15 रुपए में देना चाह रहे हैं, उसी 15 रुपए में ले रहा हूं। आप नगद चाहते हैं, नगद देना चाह रहा हूं। तो हर कंडीशन में फुलफिल कर रहा हूं, फिर भी आप ऐसी प्रोविजंस के अनुसार जिस पर और लोगों को, जिस पर कोई बात कारोबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतः की जाएगी, अन्य व्यक्ति के साथ तो आप डील कर रहे हो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, पर उस व्यक्ति के संबंध में आप इंकार कर देते हो, तो ये उस व्यक्ति का आर्थिक बहिष्कार माना जाएगा। ऐसे वृत्तिक और कारोबार संबंधों से प्रवृत्त रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाए। किसी व्यक्ति से वृत्तिक
वृत्तिक मतलब होता है आपका, इंग्लिश देखने दो एक बार, प्रोफेशनल। तो आपके कोई भी प्रोफेशनल संबंध है या बिजनेस से संबंधित संबंध है, उनसे प्रवृत्त रहना, अलग रखना किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाए। कि मैं किसी से बिजनेस संबंध रखता हूं और मुझे जैसे ही पता लगता है कि ये व्यक्ति FTSC का, मैं आर्थिक बहिष्कार करने के उद्देश्य से उससे ना तो बिजनेस ना ही कोई प्रोफेशनल संबंध रखता हूं। जैसे आज मुझे एक फैकल्टी की आवश्यकता है कि मैं चाहता हूं कि 2 क्लासें रेगुलर हमारे चैनल पर चले, और मैं कोई व्यक्ति को देख रहा हूं, मुझे पता है कि ये FTSC का बंदा है, बहुत टैलेंटेड बंदा है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, फिर भी मैं अन्य कोई व्यक्ति है, भले ही जनरल का उससे कम पढ़ाता है या OBC का उससे कम पढ़ाता है, MBC का उससे कम नॉलेज रखता है, उसको हायर कर लेता हूं, FTSC वाले को मना कर देता हूं। तो ये 4th पॉइंट में कवर होता है कि किसी वृत्तिक या कारोबार संबंधों से प्रवृत्त रहना, अलग रखना उनको, ना तो उनके साथ प्रोफेशनल संबंध बनाने, ना ही उनके साथ बिजनेस वाले संबंध बनाने जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जा सकते थे। अन्य व्यक्ति से तो आप ऐसे संबंध रखते हो, पर उनसे रखने से मना कर देते हो। क्लियर कि इकोनॉमिक बाइकआउट का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति को भाड़े पर, रेंट पर कोई संव्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार कर देना, उससे किराए पे कोई काम करवाते हैं उससे मना कर देना। दूसरा, अकेजन का डिनाई कर देना, जहां जहां चाहे अकेजन सर्विस के संबंध में हो या कोई सेवा के बदले में उसको प्रतिफल मिलना है, या कोई भी किसी प्रकार का अवसर हो, वहां अवसर के लिए उसको डिनाई कर देना, मना कर देना। या उन निबंधनों पर जिस पर कारोबार के सामान्य अनुक्रम में और के साथ संव्यवहार कर रहे हो, उन्हीं निबंधन के पर कोई बात उस व्यक्ति के साथ करने से इनकार कर देना। ये 3rd पॉइंट में कवर हो जाएगा। 4th, ऐसे वृत्तिक या कारोबार से प्रवृत्त रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाए। अनन्य विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए 14(1) के अधीन जो भी स्थापित किया गया है वो अनन्य विशेष न्यायालय होगा। सीधा सा है कि अनन्य विशेष न्यायालय का मतलब है 14(1) में जो पढ़ेंगे वही अनन्य विशेष न्यायालय होगा। वन अधिकार का वह अर्थ है, वन अधिकार क्या होता है कि एक अधिनियम में अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, उनको वन से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। जैसे वो वन में जाकर गोंद तोड़ सकते हैं, कोई छोट पेड़ वेड़ काट कर अपना जीवन यापन, क्योंकि आदिवासी होते हैं जो FT समाज के होते हैं, वो जैसे हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वो अधिकतर अपने जीवन यापन की या दैनिक क्रियाकलापों के लिए जंगल पर ही निर्भर होते हैं। तो उनको वन अधिकार दिए गए हैं क्योंकि वो वन के प्राणी है, जंगल से रहने वाले प्राणी है, वनवासी है, वन में निवास करते हैं। तो जो हमें अधिकार नहीं है पेड़ काटने के, उनको दिए हुए हैं। तो वन अधिकार का वह अर्थ होगा जो अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासी, या तो कोई FT का है या कोई भी परंपरागत वन निवासी है, उसको वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 में दिया गया है। तो वन अधिकार का अर्थ क्या लेना है कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम है 2006 का, उसकी धारा 3(1) में जो भी वन अधिकार की परिभाषा अर्थ दे रखा, वहां से ही इसका अर्थ लेना है। परिभाषा, हाथ से मेला उठाने वाले कर्मी, कि हाथ से गंदगी उठाने वाले या हाथ से मेला उठाने वाले कर्मी, सफाई कर्मी वगैरह होते हैं, का क्या अर्थ होगा? जो हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 की 2(1)(6) में बताया गया है। सीधी सी बात है कि हाथ से मेला उठाने वाले के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2(1)(6) में जो हाथ से मेला उठाने वाले कर्मी की परिभाषा दी गई है वो ही परिभाषा रखनी है। तो क्या हमें उस अधिनियम में जाके परिभाषा पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें इतना सा याद रखना है कि हाथ से मेला उठाने वाले कर्मी की परिभाषा कहां दे रखी है कि इस अधिनियम में 2013 के अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के 6 पॉइंट में दे रखी है। लोक सेवक, जैसा आप पढ़ते आ रहे हो कि IPC की धारा 21 के अधीन परिभाषित लोक सेवक होता है, हमेशा हर अधिनियम में ये। साथ ही कोई अन्य विधि में भी लोक सेवक समझा जाएगा, अन्य विधि में के अधीन भी कोई व्यक्ति लोक सेवक समझा जाएगा जिसको उस विधि में लोक सेवक बताया गया है। तो लोक सेवक की 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि IPC की सेक्शन 21 में जो परिभाषित कर रखा है वो लोक सेवक आएगा। दूसरी बात कि किसी
तत्समय वहां पर जो भी विधि प्रवर्त है उस विधि के अधीन किसी व्यक्ति को लोक सेवक समझा गया है तो वो व्यक्ति भी लोक सेवक के अंदर आएगा। और तीसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई लोक सेवक की हैसियत में पद धारण कर रहा है और कार्यरत है तो उसको भी लोक सेवक माना जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं। लोक सेवक से भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक, साथ ही तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें यथास्थिति केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है। एफटीएससी का क्या अर्थ है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एफटीएससी को कहां परिभाषित किया हुआ है, किसी के अंदर परिभाषित किया और रेफर कहां से करते हैं। एफटीएससी को संविधान के आर्टिकल 366 का क्लॉज 24 और 25 में परिभाषित किया गया। 366 क्या है, निर्वचन खंड है संविधान में, तो संविधान का निर्वचन खंड है, उसकी 24 और 25 नंबर की परिभाषा एफटीएससी को बताती है। उस परिभाषा को पढ़ोगे तो वो आपको डायरेक्ट आर्टिकल 341 342 को रेफर करेगी। ये 341 342 में राष्ट्रपति जिसको अधिसूचित कर देंगे वो ही एफटीएससी होगी। और उसमें संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा एक चेंजिंग कर दिया गया कि राष्ट्रपति ने कह दिया कि अब राज्य भी एफटीएससी के सॉरी ओबीसी में चेंज किया था 104 से, सॉरी हाँ, तो राष्ट्रपति जो भी आपको संविधान के अंदर अनुसूची जिस जाति को उस अनुसूची में शामिल कर देता वो एफटीएससी होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में जो एफटीएससी का अर्थ बता रखा है वही एफटीएससी होगी। स्पेशल कोर्ट से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। स्पेशल कोर्ट का मतलब धारा 14 में स्पेशल कोर्ट के रूप में जो सेशन न्यायालय बता गया है वो स्पेशल कोर्ट है। कोई बात नहीं, धारा 14 में हम पढ़ेंगे, वहां देख लेंगे क्या स्पेशल कोर्ट है और क्या अनन्य न्यायालय है। विशेष लोक अभियोजक, जो एफटीएससी कोर्ट में काम करने वाला एपीपी होता है उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, विशेष लोक अभियोजक कहा जाता है। इसको 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्ट के अंदर। तो वकालत का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको स्पेशल पीपी बना दिया जाता है। ठीक है, तो विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में जो भी निर्दिष्ट किया जाएगा अधिवक्ता वो विशेष लोक अभियोजक माना जाएगा। एफटीएससी कोर्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, इसको विशेष लोक अभियोजक बोलते हैं। 10 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 24 का सबसेक्शन 9 सीआरपीसी में इसको रेफर करता है कि कोई विशेष वर्ग के लिए जब भी पीपी को नियुक्त किया जाएगा उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अनुसूची से इस अधिनियम में जो अनुसूची पीछे बता रखी है, शेड्यूल बता रखा है, तो अनुसूची जहां जहां शब्द आएगा मतलब इस अधिनियम में जो पीछे शेड्यूल बता रखा है वो ही अनुसूची का अर्थ होगा। सामाजिक बहिष्कार, सोशल बाइकाट क्या होगा। आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के पंच पटेल एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके किसी परिवार को समाज से अलग कर देते हैं, यही सोशल बाइकाट है साधारणतः। कोई रूढ़िगत सेवा, कोई परंपरागत सर्विस है जो अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करने से इनकार करना। कोई भी ट्रेडिशनल सर्विस है जो चली आ रही है, जैसे समाज का मंदिर होता है, प्रत्येक समाज का, एफटीएससी के समाज के मंदिर में आप परंपरागत रूप से पूजा करने जाते हो, हमेशा से जा रहे हो, आपके पिताजी जाते थे, दादाजी जाते थे और वर्तमान समय में आपको पूजा करने देने से इनकार कर दिया, तो कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात से इनकार करना। या फिर कोई व्यक्ति है जो कंप्लीटली किसी मंदिर में पूजा करता था और अब यूं कहते हैं कि तो आप दलित हो, हम आपसे पूजा नहीं करवाएंगे। मंदिर का उदाहरण इसलिए दिया कि अक्सर मंदिर में इनके साथ सामाजिक बहिष्कार का छूट होता आ रहा है और ये प्रोविजन में चल भी रहा है लंबे समय से और आज भी भारत में ये प्रचलन में है कहीं एरिया में। साथ में सामाजिक बहिष्कार ऐसा भी हो सकता है
कि जैसे मैंने शादी में, हम लोग शादी समारोह करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें कोई अन्य व्यक्ति आता है, उसको मना कर देना, आप मत आना, या उससे कोई उसमें सेवा प्राप्त करते थे, जैसे कोई सामाजिक प्रोग्राम होता था उसमें कोई सर्विस देता था वो, तो उस सर्विस लेने से इनकार कर देना, मतलब समाज के प्रत्येक कार्यक्रम से उसको बाइकाट कर देना, बाहर निकाल देना। या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रवृत्त रहना जो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से बनाए रखता है। हमारे सोशल जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे एक परिवार दूसरे परिवार में रिश्तेदारी करता है, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ उठना बैठना होता है, तो इसको मना कर देते हैं, प्रवृत्त कर देते हैं कि हम आपके साथ किसी प्रकार की रिश्तेदारी नहीं करेंगे, ना हम आपसे कोई बोलचाल रखेंगे। रीजन क्या होता है कि समाज के जो पंच पटेल होते हैं वो उनको सोशल रूप से बाइकाट कर देते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करता हूं, एक प्रथा चलती है पश्चिम राजस्थान में, उस प्रथा को कहते हैं आटा साटा। आटा साटा में क्या होता है कि एक भाई के लिए जो पत्नी आती है, उस पत्नी का जो भाई होता है उसके साथ उस लड़के की बहन, मतलब एक भाई बहन का दूसरे भाई बहन के साथ एक्सचेंज में शादी, आटा साटा। अब वहां एक रिश्ता भी टूटता है, दोनों में से अगर एक रिश्ता भी टूटता है, चारों में से एक भी व्यक्ति डिफॉल्ट है, उसके कारण अनबन होती है, तो दूसरा व्यक्ति भी रिश्ता तोड़ देता है कि तुमने मेरी बहन को छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी बहन को छोड़ रहा हूं। तो ये जो आटा साटा प्रथा होती है, तो इसमें जैसे ही कोई रिश्ते टूटते हैं तो सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता है पश्चिम राजस्थान में कि ये आटा साटा प्रथा को नहीं मान रहा और जो शादी हुई थी उसका पालन करने से इनकार कर रहा है, इसको समाज से बाइकाट करते हैं। तो ना तो उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध रखता है, ना ही किसी के रिलेशनशिप करता है, और अन्य व्यक्ति से उसको अलग थलग कर दिया जाता है। तो कोई सामाजिक संबंध जो हम किसी व्यक्ति से बनाते हैं उससे प्रवृत्त रहना और उसको अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग थलग कर देना, सामाजिक रूप से उसको बिल्कुल अलग थलग कर देना, सोशल बाइकाट की श्रेणी में आता है। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2(1) ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आता है। ST/SC की जो परिभाषा 2C में बता रखी थी, जो 366 के संविधान के 366 आर्टिकल है उसके 24-25 में रेफर कर रहा था। तो जो व्यक्ति भी अगर ST/SC की परिभाषा में आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के परिणाम स्वरूप या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकल या भावनात्मक रूप से या धनीय हानि या संपत्ति की हानि वहन और अनुभव करता है, वो पीड़ित है। कि कोई भी व्यक्ति जो ST/SC की परिभाषा में आ रहा है इस अधिनियम के अधीन और वो किसी अपराध के किए जाने के परिणाम स्वरूप, इस अधिनियम के अधीन जो धारा 3 में उसके साथ अपराध होंगे, उस अपराध के करने के बाद यदि उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक या धनीय हानि या संपत्ति की हानि वहन और अनुभव करता है, जिसके अंतर्गत उसके नातेदार भी आएंगे। पीड़ित शब्द के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? पीड़ित में उसके नातेदार भी है, उसके विधिक संरक्षक भी है और विधिक वारिस भी है। तो विक्टिम शब्द के अंतर्गत ST/SC का ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 3 का अपराध किया गया है, प्लस उस अपराध के किए जाने के बाद उसको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकल, भावनात्मक, इमोशनली होता है, भावनात्मक का मतलब या धनीय हानि, पैसे का नुकसान है या संपत्ति की हानि वहन या अनुभव करता है, जिसके अंतर्गत नातेदार, विधिक संरक्षक, विधिक वारिस होते हैं। कि संपत्ति की हानि कैसे वहन करता है? कि कोई ST/SC के व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है तो उस गांव में उसको हुक्का पानी बंद कर देते हैं, कोई दुकान वाला उसको सामान नहीं देता, समाज के कोई व्यक्ति उससे बात नहीं करता, आखिर उसको मजबूरी में वो गांव छोड़कर जाना पड़ता है, उसको पलायन कहते हैं। और ऐसे पलायन के बाद उसकी जमीन होती है उसको बहुत कम रेट पर वहां के लोग खरीद लेते हैं, जबकि आमतौर पर अगर उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ होता तो एक अच्छी रेट पर वो जाती, तो इससे उसे संपत्ति की हानि वहन करनी पड़ी, नुकसान करनी पड़ी। तो ये संपत्ति की हानि में पीड़ित शब्द के अंदर केवल पीड़ित नहीं आएगा कि जिसके संबंध में धारा 3 का अपराध किया, उसके नातेदार, जो भी उसके रिलेशनशिप है, वो उसके विधिक संरक्षक और उसके विधिक वारिस भी आएंगे, जो भी उसका लीगल हायर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसका जो भी पर्सन उस पर डिपेंड है, नातेदार है, वो सब उस पर आएंगे। साक्षी, विटनेस की बात करता है। ST/SC एक्ट में साक्षी का बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ पर झूठे केस बहुत होते हैं।
झूठे केस इसलिए होते हैं कि इसकी अधिनियम की धाराएं बहुत संगीन धाराएं और इसमें जमानत होना बहुत मुश्किल काम है। डीएसपी रैंक का अधिकारी इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसा मुझे नॉलेज है, मैं एक्ट पढ़ के नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल बता रहा हूं, जैसा मुझे सामाजिक रूप से मालूम है कि ST/SC एक्ट में तो इसका दुरुपयोग होता है। तो इसमें साक्षी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साक्षी को परिभाषित किया है। साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वलित कोई दांडिक कार्य में अन्वेषण, कि अपराध से संबंधित कोई भी क्रिमिनल वर्क किया जा रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है या ट्रायल के प्रयोजन के लिए कोई तथ्यों से या परिस्थितियों से परिचित है। अपराध से अंतर्वलित कोई भी दांडिक कार्य है, उसके किसी तथ्य या परिस्थितियों से परिचित है और वह इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में ऐसी जानकारी को साझा करेगा। कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है, या तो तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या उनके बारे में जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है, और साथ में क्या करेगा, ऐसे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, ट्रायल के दौरान ऐसी जानकारी और कथन या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है तो उसको भी साक्षी मानेंगे या अपेक्षित हो सकेगा। और इसमें अपराध का पीड़ित भी सम्मिलित है। साक्षी शब्द के अंतर्गत अपराध का पीड़ित व्यक्ति भी आएगा। तो जो व्यक्ति विटनेस बन के आता है वो तो आएगा, साथ में विक्टिम भी इस विटनेस शब्द के अंतर्गत आएगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उन शब्दों और पदों का जो इस अधिनियम के अधीन प्रयुक्त हुए लेकिन परिभाषित नहीं हुए, 3 एक्ट को ये मैटर करेगा कि एक तो आईपीसी से उनके अर्थ लेना ना, अगर आईपीसी में दे रखा है। दूसरा, आप इंडियन एविडेंस एक्ट से उसके अर्थ ले सकते हो यदि उसमें दे रखा है। तीसरा, सीआरपीसी से उसके अर्थ ले सकते हो यदि सीआरपीसी में दे रखा है। तो इस एक्ट में जो शब्द और पद आएंगे जिनको कहीं परिभाषित नहीं कर रखा, तो उनको आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी से रेफर कर वहां से अर्थ उठा लो यदि उस अधिनियम में दे रखे हैं। इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें यह अधिनियमित या ऐसा उपबंध प्रवर्तित नहीं है, यह लगाया जाएगा कि उस क्षेत्र में प्रवर्तित तत्स्थानीय विधि यदि कोई हो प्रतिनिर्देश है। कि इस अधिनियम में कोई अधिनियमित है या कोई उपबंध है, उसके प्रति निर्देश ऐसे लगाना है। इस एक्ट में जो जो बता रखा है, जो शब्द बता रखे हैं, जो उपबंध बता रखे हैं, उनको ऐसे निर्देश लगाना है कि या तो इस अधिनियम में दे रखे उसके अनुसार, अगर नहीं दे रखे तो वहां पर जो भी उस समय जिस क्षेत्र के लिए वो जिस क्षेत्र पर यह अधिनियम लागू किया जाना, उस क्षेत्र में अगर उस समय कोई लोकल लॉ प्रवर्तन में है, उसके अनुसार उपबंध किए गए, उसके अनुसार कोई अधिनियमित की गई है, तो उसके प्रति निर्देश लगाया जाना है। कुल मिला के हमारे ये किसी भी काम का नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, परिभाषा खंड आपने देख लिया होगा। मेरा 7 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो इंग्लिश टर्म्स में कल पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, आप एक बार हिंदी वाले पढ़ लो, इंग्लिश वाले साथ में देख लेना, पढ़ लेना। कल मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, उसके बाद धारा 3 शुरू करूंगा। थोड़ा सा आज समय का दिक्कत है कि मुझे 7 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, थोड़ा एडजस्ट करके चलना। कल इंग्लिश टर्म से शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।